हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र मीन्स इको। इसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा लेसन शुरू करेंगे, मांग यानी डिमांड, जो आप अपने घर वालों से आए दिन मांग करते ही रहते हो। कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, वो ही मांग का अर्थ, मांग यानी डिमांड जिसे हम बोलते हैं। इसकी शुरुआत स्टार्टिंग प्रस्तावना से है। अर्थशास्त्र के मूलभूत ख्यालों में सबसे महत्वपूर्ण ख्याल मांग और पूर्ति है, यानी जिस प्रकार से लोगों की मांग होती है उस प्रकार से पूर्ति है, यानी मांग और पूर्ति मेन बात आती है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति ऐसे ख्याल हैं जिनकी समझ बिना व्यक्ति आर्थिक विश्लेषण के लिए शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी आर्थिक विश्लेषण है वो हमारा, उसमें क्या है, मांग और पूर्ति मेन इसी के ऊपर ये आधारित है, जिससे मांग और पूर्ति के रूप में बाजार के 2 परिबलों को समझना आवश्यक है। यहाँ हम मांग के ख्याल के विषय में समझेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, मांग के विषय में। अर्थ इसकी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक के द्वारा खरीदी की इच्छा शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। मांग किसे कहते हैं, एक जो निश्चित समय होता है, जैसे हम बाजार में गए, वो निश्चित समय हमारा बाजार में गए। अब आपको भी पता है आपको क्या लेना है, तो वो निश्चित कीमत हमको वही लेना है ना जितने हमारे पास पैसे हैं, निश्चित कीमत पर। यानी जैसे मान लीजिए 10 रुपये की मुझे कोई चीज़ लेनी है, तो अब मैं 4 बजे मार्केट गई, यानी वो मार्केट गई, उस समय 10 रुपये की मुझे चीज़ लेनी है, यानी मैं हुई ग्राहक द्वारा वस्तु की खरीदने। अब मेरी इच्छा क्या करे, 10 रुपये की वस्तु खरीदने की, जो मेरी इच्छा शक्ति कर रही है वो वस्तु मैं खरीदूंगी, वो होती है वस्तु की मांग। वस्तु की मांग समय, कीमत, वस्तु खरीदने के लिए इच्छा शक्ति। यानी मैं अपन मार्केट जा रहे हैं तो जो समय जिस कोई सा भी समय जा रहे हैं, अपने पास जो पैसे हैं उसमें अपन कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वो जो खरीदने की क्रय शक्ति, इच्छा शक्ति है ना, वो हमारी मांग होती है। और तैयारी इस प्रकार कुल 5 परिबल, 5 क्या क्या हुए, मांग, समय, कीमत, वस्तु की खरीदी, इच्छा शक्ति, ये सब 5 परिबलों के अधीन मांग का सृजन होता है। यानी मांग कब होती है, जब हमारे पास पैसा होना चाहिए, समय होना चाहिए, मन होना चाहिए, तैयार होने चाहिए, तब हम जा कर के क्या करेंगे, हम वस्तु को खरीद लेंगे, वो होती है मांग। ये 5 परिबल एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इन तमाम की उपस्थित होना जरूरी है। अब ये पांचों जरूरी भी है ना, अगर ये सब होंगे ही नहीं, मान लो आपका मन तो है, पैसा नहीं है, तो आप क्या खरीद सकते हो, अपना काम मांग कर सकते हो, कोई चीज़ खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। यानी मांग, मन करेगा तो भी नहीं ले सकते। अब आपका मान लो पैसे भी हैं लेकिन मन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, जेब में से पैसे निकालने का ही मन नहीं है, तो चीज़ वस्तु नहीं खरीद सकते। फिर आपके पास पैसा भी है, मन भी है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो भी हम अपनी चीज़ वस्तु की मांग नहीं कर सकते। इसीलिए इन सबका होना आवश्यक है। अर्थात वस्तु की मांग तभी अस्तित्व में आती है जब किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक वस्तु खरीदने की इच्छा भी रखता हो, उसके पास शक्ति भी हो, पैसा भी हो और तैयार मुद्रा, और वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हो। पैसा होना ही आवश्यक नहीं है, वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हो। ये होती है वस्तु की मांग। अब है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल की वस्तु की मांग को किस प्रकार से प्रभावित किए जाते हैं, उसके परिबल। मांग को असर करने वाले परिबल मांग के निर्णायक, जैसे वस्तु की कीमत और कीमत के अलावा परिबल। तो पहले हम पढ़ेंगे वस्तु की कीमत। वस्तु की मांग पर सबसे अधिक असर करने का वाला महत्वपूर्ण परिबल कीमत है। अगर लोगों के पास पैसा है, यानी कितने, आपके पास 10 रुपये, तो आप 20 रुपये की वस्तु तो नहीं खरीद सकते हो ना, तो इसका मेन परिबल क्या हुआ, कीमत हुआ। यानी जितने पैसे हमारे पास, हमारे कितनी वस्तु की कीमत हम खरीद सकते हैं। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु सस्ती होने से उसके मांग में विस्तार होता है। मान लीजिए कोई 100 रुपये की वस्तु है, तो क्या आप खरीद पाओगे, नहीं खरीदेंगे तो हम 5 जने ही खरीदेंगे। लेकिन वही वस्तु अगर 80 रुपये या 50 रुपये में हो जाती है, तो
5 व्यक्ति की जगह हम 10 व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत सस्ती होती जाती है ना, लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, लाइन लगाने लग जाते हैं। जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु महंगी होने से उसकी मांग में संकुचन होता है। अब जब वस्तु की कीमत सस्ती हो रही तो बहुत सारे लोगों से लाइन लग रही, भीड़ लग रही है, 100 के 2 और 50 के 2 और ऐसे करके तो बहुत भीड़ लगती है। लेकिन जब पता चलता है 200 रुपये की एक चीज़ मिल रही है, तो वो ही अगर कीमत बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, मांग में संकुचन, यानी मांग थोड़ी सी कम हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध है, यानी इन दोनों के बीच संबंध होता है। किसके बीच? कीमत और मांग के बीच। इसीलिए कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत वस्तु की मांग पर असर करने वाला निर्णायक है। बिल्कुल सही बात है। अगर वस्तु की कीमत बहुत अधिक महंगी होगी तो हम निर्णय नहीं कर सकते कि हम कितनी वस्तु खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये तो था वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत के अलावा परिबल, ये दो थे, वस्तु की कीमत वाला और दूसरा था ये परिबल है, और दूसरा था वस्तु की कीमत के अन्य परिबल। सबसे पहला इसमें व्यक्ति की रुचि और पसंद। व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच सीधा संबंध ग्राहक की रुचि और पसंदगी वस्तु की मांग पर असर डालती है। आप जिस वस्तु को खरीदना चाह रहे हो वो सबसे पहले आपका उसमें मन होना चाहिए, रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर वो आपकी पसंद की वस्तु होगी तो ही आप वस्तु को खरीदोगे, अन्यथा नहीं खरीदोगे। तो ये किस पर प्रभाव पड़ा? रुचि और पसंदगी से। किस पर? मांग पर, यानी कितने लोगों की पसंद और रुचि है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की पसंद नापसंद, अब जरूरी नहीं सभी को एक चीज़ पसंद आती, किसको आती है किसको नहीं आती है। शौक भी होता है, हर व्यक्ति को दिखावटी भी होता है, किसको नहीं होता है। वस्तु की मांग में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी पसंद नापसंद, शौक, इसके द्वारा क्या हो सकता है, वस्तु की जो भी मांग होती है उसमें बदलाव हो सकता है, जिससे कह सकते हैं कि वस्तु की मांग व्यक्ति की पसंदगी को दर्शाता है। उदाहरण, छोटी उम्र में पढ़ाई का शौक हो तो उम्र में बदलाव आने से व्यक्ति के वाचन का प्रभाव भी बदलता है। जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, एग्जाम्पल है, मान लीजिए उसको जब वो छोटा था तो उसको पढ़ाई का इंटरेस्ट था, लेकिन जरूरी तो नहीं है, जैसे वो बड़ा हो गया तो जरूरी तो नहीं है अब उसको बोलने में इंटरेस्ट आने लग गया है, क्योंकि उसमें बदलाव आ गया है। जैसे कि छोटी उम्र के बालकों को कहानी वाचन, वयस्क उम्र में उपन्यास, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कविता पाठ वगैरह अच्छी लगती है, जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो कविता पढ़ते हैं, वो उपन्यास, नॉवल वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। और जो उनसे भी जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनमें फिर इसका उपन्यास का इंटरेस्ट नहीं रखकर वो क्या करते हैं, फिर जो धार्मिक रामायण वगैरह, जो गीता वगैरह है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। फिर है व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच भी सीधा संबंध होता है, अर्थात व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से व्यक्ति की खरीदारी में शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उस वस्तु से जो आपको खरीदना है खरीद लोगे, लेकिन 100 रुपये की बजाय 500 रुपये हो गए तो आप और ज़्यादा वस्तुएं खरीदना चाहोगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आय व्यक्ति की बढ़ती है लोगों की उसकी खरीदने की शक्ति भी बढ़ती जाती है, जिससे वस्तु की मांग बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास पैसा खूब आएगा तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, वस्तुओं की डिमांड होना शुरू हो जाता है। जबकि व्यक्ति की आय घटने से व्यक्ति की खरीद शक्ति में भी कमी होती है। अब मान लो आपके पास तो 50 रुपये ही है तो आप क्या करोगे, थोड़ा कम खरीदोगे, क्योंकि जितने जैसे पैसे होते हैं हमारे वैसे ही मांग बढ़ती और घटती है, जिसके कारण क्या होगी, वस्तु की मांग भी कम होगी, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। यहाँ निम्न गुण वाली उच्च, यानी जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है वो वस्तुएं अपवाद रूप है। इसमें क्या होगा, फिर जो कम क्वालिटी वाली, देखो क्वालिटी वाली लेंगे तो महंगी वस्तु आती है, शोरूम वगैरह में ही मिलती है, और जो निम्न क्वालिटी जिसकी क्वालिटी नहीं होती है उसमें एक अपवाद होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मांग व्यक्ति की आय पर में बढ़ोतरी होने के बाद भी घटती है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी तो हो गई, लेकिन फिर भी वो इन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। वो क्या करेंगे, वो लगेंगे कि गुणवत्ता वाली वस्तु लेंगे तो वो 1000 में एक ही लेंगे, इससे तो बढ़िया अपना निम्न क्वालिटी वाली ले लो ना, अपनी 2 आ जाएगी।
ऐसी सोच हो जाती है। फिर है संबंधित वस्तुओं की कीमत। सामान्य रूप से वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के साथ दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक स्थानापन्न और दूसरा होता है पूरक। इस प्रकार की वस्तुओं को संबंधित वस्तु और ऐसी वस्तुओं को कीमत को संबंधित वस्तुओं की मांग कहते हैं। सबसे पहले स्थिति में है स्थानापन्न की वस्तुएं। कीमत एक आवश्यकता को एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, ऐसी वस्तु को स्थानापन्न कहते हैं। किसी एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं के द्वारा, यानी एक चीज़ की बजाय बहुत सारी वस्तुओं के द्वारा हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, ऐसी वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं में स्पर्धा का तत्व भी तेज होता है, क्योंकि कंपटीशन होता है। ऐसे उदाहरण, समान लक्षण रखने वाली दो अलग अलग कंपनी के, जैसे टीवी हुए, मोटरसाइकिल, दो अलग अलग कंपनी है लेकिन समान लक्षण है, दोनों वही चलते हैं, दोनों ठंडक करते हैं। मोटरसाइकिल है तो फ्रिज है, या मूल वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटे तो मूल वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु एक समान होने से स्थानापन्न वस्तु सस्ती होने से उसकी मांग बढ़ जाएगी। यानी जिस स्थान पर जिसकी जगह जो वस्तु ले, मान लो दो कंपनियां हैं, एक पे थोड़ा सस्ता टीवी, एक पे थोड़ा महंगा, तो हम क्या करेंगे, टीवी तो हम लेंगे लेकिन हम दूसरे से ले लेंगे, तो क्या होगा, उसकी मांग सस्ती होने से भी उसकी मांग बढ़ जाएगी। ऐसे विरुद्ध दिशा में परिवर्तन के दौरान भी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत मूल वस्तु की मांग को असर करेगी। दूसरा है पूरक वस्तु की कीमत। किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे पूरक कहते हैं। ऐसे वस्तुएं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। एक वस्तु को उपयोग में लेने के लिए अन्य वस्तु का उपयोग अनिवार्य हो तो ऐसे वस्तुएं पूरक वस्तु के रूप में पहचानी जाती है। जैसे आप खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो रोटी के साथ आपके लिए क्या होना चाहिए, सब्जी होना आवश्यक है। उदाहरण, मोबाइल में जैसे सिम कार्ड, मोबाइल और सिम कार्ड ही नहीं है तो आपका मोबाइल किस वजह का, और सिम कार्ड है तो मोबाइल किस वजह का, ये चीज़, यानी दोनों वस्तुएं ये पूरक है, दोनों का होना आवश्यक है। एसी और बिजली, अब बिजली है तो एसी चला लेंगे, नहीं तो हम बिजली नहीं है तो एसी का क्या करेंगे। चश्मे और फ्रेम यानी ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। यहाँ यह मूल वस्तु की कीमत में परिवर्तन न हो किंतु पूरक वस्तु की कीमत बढ़े तो मूल वस्तु और पूरक वस्तु दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए पूरक वस्तु महंगी होने से उसकी मांग घटती है, जिसके कारण मूल वस्तु की मांग भी घट जाती है। यानी अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी कम हो जाती है। इसीलिए पूरक वस्तु महंगी होने से उसकी मांग घटती है, जिसके कारण वो मूल वस्तु की मांग भी घट जाती है। ऐसा इसके विरुद्ध दिशा में परिवर्तन होने से स्पष्ट होता है कि पूरक वस्तु की कीमत मूल वस्तु की मांग को ही असर करती है। अब है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, यानी भविष्य में कीमत संबंधी क्या क्या मुश्किलें होती है। व्यक्ति के द्वारा वस्तु की कीमत संबंधी अटकलें यानी अनुमान वर्तमान समय में वस्तु की मांग में बड़ा परिवर्तन करते हैं। अगर आने वाली चीज अनुमान को देखते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे बदलाव होते हैं वो उसके अनुसार ही किए जाते हैं। यदि व्यक्ति भविष्य में कीमत बढ़ने से का अनुमान लगाए, यानी पहले से ही सोच ले कि आने वाले समय में उस कीमत इतनी, वस्तु की कीमत इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान में वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे वे व्यक्ति भविष्य में बचत कर सकता है। अब है जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। जनसंख्या का प्रमाण
वस्तु की बाजार मांग को असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है। देश की जितनी जनसंख्या होगी उसी प्रमाण में वस्तु का उपयोग होगा। जितने लोग होंगे वस्तु का उपयोग उतने लोगों के द्वारा किया जाएगा, इसलिए वस्तु की मांग भी बढ़ती है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़े तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उतनी वस्तुओं की आवश्यकता भी होती है, और जनसंख्या घटे तो मांग भी कम होगी, यानी लोग जितने उतनी वस्तुएं चाहिए। जनसंख्या के आयु में परिवर्तन होने से अनुसार वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। और अब हम पढ़ेंगे मांग फलन। दो या दो से अधिक परिबलों के बीच कारण और असर के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन का यह वस्तु की मांग और सेवा उसको प्रभावित करने वाले परिबलों के बीच कार्य कारण संबंध करते हैं, यानी किस कारण से मांग बढ़ती है और किस कारण से मांग घटती है, इसके अनुसार ही ये संबंध स्थापित करते हैं। कौन? मांग फलन। व्यक्तिगत तौर पर वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, जनसंख्या का प्रमाण जैसे परिबलों पर ही आधारित है। व्यक्ति की मांग का गणितीय फलन नीचे दर्शाया हुआ है। ये इसका फॉर्मूला है, यानी अर्थशास्त्र में ये तो अब गणितीय फलन है, यानी पी एक्स होता है, एक्स ये इसमें होता है पी वाई पी यानी टी वाई यू, ये होता है। डी क्या होता है? इसमें एक्स वस्तु की मांग जो डिमांड होती है, एफ में फलन सूचक संज्ञा दिखाई जाती है, पी एक्स में एक्स की वस्तु होती है, फिर वाई में वस्तु की कीमत संबंधी वस्तु की कीमत जो भी होती है, पी वस्तु भविष्य की कीमत संबंधी अनुमान, और टी ग्राहक की रुचि पसंदगी, वाई ग्राहक की रुचि, और यू अन्य परिबल। अर्थशास्त्र में कई उद्देश्य के लिए वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे वस्तु की कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले परिबल जैसे कि संबंधित वस्तु की कीमत, अपेक्षित कीमत और ग्राहक की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय, अन्य परिबलों को स्थिर मान लिया जाता है। वो स्थिर रहती है लेकिन कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। अब है मांग का नियम। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध स्थापित करने वाले नियम को मांग के नियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन असर करता है। किस प्रकार से? वस्तु की कीमत में अगर बदलाव हो जाता है, कीमत ऊपर नीचे होती है, कम या ज़्यादा, तो उसका असर किस पे पड़ता है? वस्तु की मांग पर उसका सीधा असर पड़ता है। यह नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया है। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तार होगा, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होगा। इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के बीच दोनों संबंध स्थापित होता है। अब ये क्या क्या धारणाएं हैं? वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध दर्शाने वाला नियम कई धारणाओं पर आधारित होता है। इस नियम में कीमत के अलावा मांग को असर करने वाले परिबलों को स्थिर मान लिया जाता है। ये धारणाएं नीचे दर्शाए अनुसार है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? किसके कारण मांग का नियम बदलता है? ये है ग्राहकों की रुचि और पसंदगी में स्थिर। अगर ग्राहकों की रुचि और पसंदगी स्थिर है तो कीमत उतनी ही रहती है। फिर है ग्राहकों की आय में, तो फिर क्या होगी? जैसे ग्राहक की आय स्थिर है तो उनकी मांग में भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी है स्थानापन्न वस्तु है, यानी एक स्थान और पूरा वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो वो व्यक्ति उसके अनुसार अपनी मांग रखते हैं, ना घटती है ना बढ़ती है। भविष्य में कीमत से संबंधित अनुमान लगाई जाती है तो भी वस्तुएं यानी मांग बढ़ जाती है। लास्ट है जनसंख्या का प्रमाण स्थिर रहे तो मांग ना घटेगी और ना बढ़ेगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। आज हमने मांग पढ़ा कि मांग क्या होती है
और मांग को प्रभावित करने वाले परिबल क्या होते हैं, यानी किस प्रकार से मांग घटती है और बढ़ती है। मांग कब बढ़ती है? मांग कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ती है, और कीमत अगर ज़्यादा हो जाती है तो मांग घटती है। ये हमने आज के इसमें मांग के चैप्टर में पढ़ा। तो अभी हमने इसका तीसरा लेसन स्टार्ट किया है। आपके जब भी एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है, पढ़ना है। अगर कोई समझ में नहीं आए तो पूछना है। आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।